साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। जल डमरू मध्य कहानी अंक 4 क्या कहता है। चाची जब शादी होकर आई तो 26 कमरों के मकान में कैसे रहती थी। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। प्रस्तुत है जल डमरू मध्य कहानी का अंक 4। साथियों, 26 कमरों का वह मकान कितना भरा पूरा लगता था। ढेर सारी मुंह दिखाई मिली थी चाची को। बहुत सी अंगूठियां, बाजूबंद, कान में पहनने वाले आभूषण और प्रचुर नकदी। तब चाची गौरैया थी, चहचहाहट से सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन कैसे सब नष्ट हो गया। चाची को छोड़कर सब एक एक करके मरते गए। गौरैया सी चाची अब गांव में उतने बड़े मकान में थोड़े से हिस्से में छिपकली की तरह रेंग रही थी। चाचा की मृत्यु के पहले चाची के 8 बच्चे मरे थे। चाची ने 26 कमरों के घर में एक खास कमरे में 8 बच्चे जने थे। सभी मरे हुए पैदा होते हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि गर्भाशय में ही शिशु को पीलिया घेर लेता था। यह बात पता चलने के बाद कोई फायदा न था, क्योंकि चाची के भीतर हर प्रजनन के बाद शिशु को पीलियाग्रस्त करने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। अब 8 प्रसूत के बाद उन तत्वों का परिमाण अथाह हो गया। दूसरा यह कि यदि ऐसा न होता तो कोई उम्मीद न बची थी, क्योंकि चाचा मर गए थे। दरअसल यह जानकारी तब उन्हें मिली जब चाचा मरने वाले थे और वे चाची दोनों मेले में झूले से गिर पड़े थे। झूले से गिरने के बाद वे हिंडोले में जैसे बैठे थे, हिंडोला ही टूट कर गिर गया था। चाचा चाची को खून से लथपथ हो गए। अस्पताल में खून चढ़ाए जाने के दौरान रक्त की जांच हुई। चाची बच गई। उनका रक्त समूह ओ पॉजिटिव था, चाचा का रक्त समूह बी नेगेटिव था। इस समूह का खून मिला ही नहीं कहीं। अतः चाचा खत्म हो गए थे। उसी समय पता चला कि यदि पति पत्नी के रक्त समूह विरुद्ध जातियों में हुए संतान के शिकंजे में लेने के लिए पीलियाघात लगाए रहता है, तो यह इस प्रकार चाची के 8 बच्चे पैदा होने के पहले ही मर गए थे और वह विधवा और निसंतान दोनों ही थी। कितनी लोगों की मौतें हुई। सहाय जी के पिताजी 26 कमरों का मकान की सबसे ऊंची मंजिल पर एक कमरे में एक दिन सुबह मरे पाए गए। वे अपने कमरे में नींद में ही मौत की दुनिया में प्रस्थान कर गए। यह वह वक्त था जब गांव के आलीशान मकान में 4-4 विधवाएं मंडरा रही थीं। बाद में चाची को छोड़कर भी अपने बेटों के पास गईं और बेटों के यहाँ मर गईं। पहले चाची की देवरानी मरी, जिन्हें शायद कैंसर हुआ था। उनके मुंह में बड़ा सा औंधा फोड़ा था। वह घों घों गुर्र गुर्र की आवाजें निकालती चल बसी। फिर बड़ी जेठानी का किस्सा खत्म हुआ। वह बुखार में मर गईं। इसके बाद सहाय जी की माँ की बारी थी। उनकी आदत थी कि अपनी तकलीफ को जब्त करती रहती, यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप की शिकार हो गई, लेकिन चुपचाप उसकी मार को सहती रही। बहुत हुआ तो कहती, सिर में दर्द हो रहा है, हिमताज का तेल लगा लेती थी। यहाँ तक कि बिना चश्मे की थी, जबकि आंखों की ज्योति कम हो गई थी। आंखों की ज्योति में गिरावट विटामिन ए की कमी के कारण नहीं थी, न आंखों पर अधिक जोर पड़ने से थी। दरअसल उच्च रक्तचाप का हमला आंखों और दांत पर गड़ा दिया था। कारण यह, उनको एक दिन हार्ट अटैक पड़ा तो काफी देर हो चुकी थी। नतीजन अस्पताल पहुंचने तक मामला बहुत बिगड़ चुका था। घबराहट में सहाय जी बोले थे, जितना रुपया लगेगा सब लगाएंगे, वह खर्च करेंगे, बस माँ की जान बच जाए। लेकिन न रुपया काम आया, न डॉक्टर उनकी जान बचा सके। माँ की मौत के बाद पुरानी पीढ़ी में बची चाची ही शेष थी। चाची को चिरैया कोट आना पसंद नहीं था और सहाय जी को गाँव जाना। दोनों की आखिरी मुलाकात चिन्मय की शादी के मौके पर हुई थी। हाँ बिल्कुल, चाची की कमर झुकने लगी थी। तब बीता हुआ सारा कुछ सहाय जी के भीतर उमड़ पड़ा था। मलेरिया के घोर बुखार में वह जल रहे थे। उनकी उधर आत्मा में हाहाकार मचा हुआ था, जैसे मंथन हो रहा हो। उनके बुखार का आखिरी किंतु विस्फोटक पहरा था। तमाम दिवंगत परिचित और पुरखे अब तेजी से उनकी चेतना में गतिविधि कर रहे थे। वह पुरखों के हलचल भरे रोमांच संसार में विचरण कर रहे होते तो अचानक कानों में दंगे की आवाज फटने लगती, धाए धाए चाकू छुरी की आवाज, छन छन हार, हथियारों की शोर
खून, मांस, पुलिस, मिलिट्री बूटों की आवाज़ ठक, ठक, ठक सब जैसी किलकारियाँ भरते हुए दबोच लेते। ऐसे में सहाय जी थोड़ी देर तक छटपटाते और फिर लगता कि वह निसंपन्न पाताल की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं। काफ़ी देर तक वह उभर कर ऊपर घबरा उठते। पता नहीं था वह सपना देख रहे हैं या सोच रहे होते, लेकिन हकीकत की तरह अनुभव होता। वह चिरैया कोट में ढेर सारी दुकानों की भूल-भुलैया में भटक गए या कौशल्या भटक गईं। उनको खोज रहे हैं, खोजते-खोजते स्वयं भटक गए। वह भय से चिल्ला पड़े। धीरे-धीरे बुखार उतर गया, वह स्वस्थ हो गए, लेकिन वह बुखार की अवधि अनुभूति स्मृतियों से उबर नहीं पाए थे। बार-बार लगता कि वह निपटने में अकेले हैं। कौशल्या का विश्वास था कि इन्हीं के चलते सहाय जी ने चिरैया कोट छोड़कर गांव में रहने का फैसला किया था। कौशल्या की वह बात सच थी या मकबूल साहब या सहाय जी के चिरैया कोट छोड़ने की चर्चा करने वालों के अन्य लोगों की निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि दो टूक हकीकत तो स्वयं सहाय जी ही बता सकते। वह इसके लिए उपलब्ध नहीं थी। वैसे कौशल्या का आकलन ज्यादा तर्कपूर्ण लगता था, मगर मकबूल साहब की बातें भी निराधार नहीं लगती थी, क्योंकि सहाय जी की बीमारी ने साफ कर दिया था कि शहर में बन रही बेशुमार दुकानों ने उनकी चेतना पर बुरा प्रभाव छोड़ा था। नहीं तो वह बुखार में दुकानों को भूलभुलैया में भटकना क्यों महसूस करते। मकबूल साहब तथा अन्य चिरैया कोटवासियों के आकलन में गड़बड़ी तो थी, वह अधूरा होता था। मकबूल साहब को लिया जाए तो वह उनकी बातों में चिरैया कोट का आधार मिलता था, लेकिन इसमें उसका कोई संकेत नहीं था। बेटे के पास पता चलता है दिल्ली क्यों जा रहे थे, ऐसे में कुछ विचारों के जाने की वजह पता चलती है, किंतु चिरैया कोट छोड़ने का औचित्य सिद्ध नहीं होता था। लेकिन यदि गहराई से सहाय जी की बुखार की अवधि अनुभूतियों की छानबीन की जाए तो देखा जा सकता है कि उन दिनों यहाँ दंगा और दुकानें और पुरखों की यातनापूर्ण दृश्यों को जो अकेला कोलाज बनाता था, यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त था कि उनका मन चिरैया कोट से उचट चुका है, विरक्त हो गया है। बहरहाल सत्य तो जो भी रहा हो, परिणति यह थी कि सहाय जी ने कौशल्या के साथ गांव में रहने की तैयारी कर ली थी और वह जा भी रहे थे। कौशल्या पड़ोसियों से कह रही थी, हमारे घर की निगरानी आपके जिम्मे है, आपके ही भरोसे में छोड़कर जा रही हूँ। सहाय जी बाहर आए और ताला लगाने लगे। कौशल्या बोली, 1 मिनट रुकिए जरा, अभी ताला मत लगाइए। सहाय जी ने दरवाजा खोल दिया और वहीं खड़े रहे। कौशल्या भीतर गई और घर सहाय 24 दिन एक छोटा था, क्योंकि वह ब्याह के बाद सीधे गांव ले जाई गई थी। वहां से 23 दिन बिताने के बाद यहाँ आई थी। उन्होंने चारों तरफ नजर डाली, सब खिड़की दरवाजे बंद किए थे सहाय जी ने। वह आंगन में आ गई। आंगन में तुलसी का पौधा था, वहीं उनके आराध्य पत्थर थे। नल के नीचे प्लास्टिक की पुरानी बाल्टी पड़ी थी। कौशल्या धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत पर अनंत आकाश था, बदल गई थी, पतंग उड़ रही थी। कौशल्या के लिए छत हमेशा बहुत प्यारी थी। मोहल्ले में छत पर आपस में गुथी हुई छतें थीं। शुरुआती दिनों में मौका पाते ही मेहंदी से लाल हाथ पांव लिए छत पर पहुंच जाती थी। उनके पहुंचते ही मोहल्ले की कितनी सारी बहुएं, बच्चों और ननंद अपनी छतों पर आगमन हो जाता था। कौशल्या ने उन दिनों याद किया और मुस्कुराई। याद आया कि उत्साह से छत पर फैलाने के लिए बाल्टी में कपड़े लेकर आती थी और देर लगा देती थी। एक बार वाकया था कि कपड़ा फैला रही थी, बंदर कहीं से आ गया और उनका लाल ब्लाउज फाड़ने लगा। तब उनको बहुत शर्म लगी थी। वह भी हंस पड़ी, बहुत खुश हो रही। बात याद आ गई है क्या कोई? सहाय जी की आवाज थी। कौशल्या ने देखा, एकदम उनके पीछे खड़े थे। आप कब आए यहाँ? तुम्हारे आने की थोड़ी देर बाद, सहाय जी ने कहा। कौशल्या ने लक्ष्य किया कि सहाय जी उनसे बात जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्हें देख नहीं रहे थे। सहाय जी छत के चारों तरफ चिरैया कोट नजर आ रहा है, एक छोटा सा शहर दूर तक फैला। कौशल्या को लगा कि चिरैया कोट इस समय पूरी तरह मुग्ध है। उन्हें अवसर अच्छा लगा। एक बार फिर सोच लीजिए, न हो तो हम यही चिरैया कोट में रहें। सहाय जी कुछ बोले नहीं। एक क्षण के लिए कौशल्या पर नजर डाली। नीचे दरवाजा खुला छोड़ आया हूँ। वे सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। बाहर निकलते समय कौशल्या ने तुलसी का पौधा देखा और वह दुखी हुई कि वह सूख जाएगा। थोड़ी देर के लिए उनके पांव ठिठक गए। सहाय जी बाहर का हॉर्न बजाया। कौशल्या जल्दी जल्दी बाहर आई, ताला बंद करके खींचा और दरवाजा खींचा और खुला तो नहीं रह गया। अब सहाय जी ने कार स्टार्ट कर दी। कौशल्या तेज कदमों से आकर बगल में बैठ गई।
गांव के मकान में चाची कई वर्षों से अकेली मंडरा रही थी। पति की मौत के बाद शोक में आंसू अधिक चीखे थे। पति को खो देने का संताप ज्यादा, बाद खौफ हो रहा था। अब क्या होगा, कैसे पार होगी जीवन की यह नौका अकेले। बच्चे भी नहीं, पति भी नहीं, सामने थी एक लंबी जिंदगी। उन्हें वर्तमान में सार भविष्य भयानक लग रहा था। गांव के कई लोग भविष्यवाणी की वह ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। कई ने तो यह निगरानी करने की सलाह दी, नदी कुएं में कहीं छलांग न लगा दें, या आग न लगा लें, या गले में फंदा न कहीं लगाकर अहलीला समाप्त न कर डालें। विपरीत उन्होंने जल्द ही रंग दिखाया। संसार उन्हें आसार नहीं, अच्छा लगने लगा। वह चीज़ों पर नज़र रखने लगी, चटक खाद्य सामग्री तैयार करती थी, रोजाना भोजन के लिए उसका जायका लेती थी। अचार, हरी सब्जियां, किस्म किस्म की चटनियों की शौकीन वह बदस्तूर बनी रही। इतनी ही नहीं, हलवाही की कामचोरी अनाज चोरी भी पकड़ने लगी साथियों। हाँ, अनाज चोरी भी वह धीरे धीरे पकड़ने लगी। और इसके बाद में बात की जाए तो चाची ने खादी भंडार वाले पंडित जी को बरामदे की कोठरी किराए पर दे दी थी। उसमें खादी भंडार का दफ्तर खुल गया। कोठरी के सामने लंबे बरामदे में स्त्रियों की चरखा सभा लगती थी। गांव की तमाम स्त्रियां इकट्ठा होती और चरखा चलाती। ये लोहे की भारी चरखे थी, स्वदेशी आंदोलन के लिए नहीं, कुछ रुपए कमाने के लिए चलाए जाते थे। चरखों की चर्र चर्र संगीत स्त्रियों का गायन होता था। वार्ताएं, निंदाएं, हंसी, भद्दे मजाक भी होते थे। शाम होने पर वे अपना अपना चरखा चाची के दालान में रखकर घर संभालने चली जाती। चाची रात को चरखा चलाती थी। रात में जब अंधकार में डूबा 26 कमरों का मकान भाएं भाएं करने लगता, वो दिन में सोई रहने वाली उनके बच्चों और पति की मौत और यादों में जगती थी। जब चरखा उनका शस्त्र बन और कवच बनता था। कभी कभी रात के सुनसान चरखे की आवाज और उनके रुदन की अद्भुत जुगलबंदी पेश होती थी। इस जुगलबंदी में इतना रस था कि कभी कभी भोर हो जाती, यानी सवेरा हो जाता। शायद इसलिए कि चाची खादी भंडार से सबसे ज्यादा रुई लेने वाली और सबसे ज्यादा सूत देने वाली महिला थी। उनके सूत महीन और उच्च कोटि के होते थे। चाची ने न जाने कितनी सूत की धुंडियां तैयार की थी, न जाने कितनी वस्तुओं को वस्तुओं में चाची चरखे का सूत शामिल हुए होंगे। कई कई सालों की अवधि में रची बसी थी उनकी तिजारत। वह अक्सर सूत के बदले पैसे ले लेती थी, लेकिन कई बार उन्हें कपड़े भी लिए थे। उनके द्वारा खरीदे गए कपड़ों में दरी, कंबल, धोती, गमछा, चद्दर आदि अलावा कुर्तों के लिए भी कपड़े थे। एक कपड़ा सहाय जी के लिए था, दूसरा चिन्मय के लिए। चिन्मय ने उस कपड़े को अटैची में बंद कर लिया था। कई साल बाद उसका कुर्ता सिलवाया। एक दिन शौक से चिन्मय की पत्नी मंजीत ने पैंट के ऊपर कुर्ता पहन लिया था। मुग्ध हो गई। कुर्ते के भीतर भारी स्तर बहुत ज्यादा काम उत्तेजक लग रहे थे। यह बात जान चुकी थी, इसलिए कुर्ते में अपने बॉस से मिली। बॉस ने कुर्ता उतार कर खुद पहन लिया और ठटक कर हंसे थे। देखो चिन्मय का कुर्ता मैंने पहन लिया है। वह बाहों में वक्ष संभालते हुए बोली, मैं कुर्ता नहीं हूँ। बॉस की बाहों को खोल बॉस बाहों को खोल दिया, उसकी बाहों को खोल दिया। तुम कुर्ता ना हो नबरा, मेरा प्यार हो। बॉस के सीने से सट गई। न ये कुर्ता आपका है, न ये मैं आपकी हूँ, चिन्मय का है और मैं भी चिन्मय के। बॉस ने जोर से हंसकर उसे भींच लिया, आदमी अपनी ओर खींच लिया। घर लौटकर मंजीत ने चिन्मय के सामने कुर्ता उतारा तो वह चौंक पड़ा। तुमने कुर्ते के नीचे ब्रा नहीं पहना था, अब कुर्ता उतारा तो ब्रा गायब, क्या हो गया तुम्हारा ब्रा? मंजीत ने बॉस के सीने से चिपकी थी तो उसका एक बाल कुर्ते से बटन में फंस गया था। साथियों, चिन्मय ने लंबे बाल को देखा। ये लंबा बाल, क्या तुम समलैंगिक भी हो गई हो? गुस्से में चिन्मय पर झपट पड़ी। चाची ने चरखे के पैसे से एक गाय खरीदी थी। गाय के दूध से चाची का जीवन में खुशियां भर दी थी। दूध में रोटी भिगोकर खाती, दही जमाती। गाय से 2 बछड़े पैदा हुए जिन्हें चाची ने बेच दिया था। वे बैल बनकर कहीं जांगर खर्च कर रहे थे। ये चाची के काम नहीं आ सकते क्योंकि बटाई पर खेती करने वाली ठहरी। गाय भी एक बछिया हुई गाय के मरने के बाद, लेकिन वह बछिया जब गाय बनी, नतीजन ये चाची के दूध और घी में कोई फर्क नहीं। गाय के कारण धीरे धीरे चरखे से चाची का लगाव कम हो रहा था। उनके प्राण गाय में बसने लगे, जैसे उनकी वह औलाद हो। सेवा में वक्त बीतता। गाय जब रात में रंभाती तो कहती, चुप सो जा, सवेरे भूसा चरी मिलेगी। बातें उसे चरखा
से भी करती थी। चरखा बड़ी-बड़ी आँखों से उन्हें देखता नहीं था, पूँछ लहराता या कुल्हाचे प्रकट नहीं करता था। यह पाली गाय बछिया को जन्म देने के बाद मर गई। जब दूसरी बछिया हुई तो चाची परेशान रहने लगी, क्योंकि वह गाय की बछिया तो थी, वह लतमारू निकली। उनके पास जाकर सहलाओ तो वह सींगे मारती, मुँह हिलाकर सींगे झपट पड़ती, दूध भी कम देती। सबसे बड़ी बात, चाची ने इस बात को एक दिन विष्ठा खाते हुए देख लिया था। तब से वह दूध का सेवन करती थी। उन्हें गाय का विष्ठा खाना याद आने लगा। परिस्थिति विडंबनापूर्ण हो गई। उन्होंने गाय के चक्कर में दुख के साथ ही चरखे को अपनापन कम किया। चरखा चलाना लगभग बंद कर दिया। उदासीनता के कारण सभा प्रधान जी घर में जुटने लगी। खादी भंडार स्थानांतरित हो चुका था। गाय भी गड़बड़ कर रही थी। सबसे बुरी बात थी, वह विष्ठा खाने लगी। चाची के बर्दाश्त के बाहर था। उनको तकलीफ इस अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वह टूट गई। जीवन के लगाव तंतु कमजोर होने लगी। शायद वक्त का भी असर था। हो सकता है यदि इतनी बूढ़ी न होती, कमर की कमान तरह न झुकती। आखिर क्या थी वास्तविकता चाची के मन उचाट होने की? जानेंगे साथियों अगले अंक 5 में, कहानी जल डमरू मध्य। बने रहे रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ।